दोस्तों पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की फोन पर और उसके बाद उनसे भी शांति की अपील करी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम मोदी टॉक्स टू जेलेंस्की ऑफर हेल्प विद पीस। देखो इंडिया का स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि ये जो रसिया यूक्रेन का जो भी वार चल रहा है ये केवल और केवल डायलॉग से सही हो सकता है, सुलझ सकता है, केवल और केवल बातचीत से, टेबल पर बैठ करके जब बातचीत करेंगे तभी सुलझ सकता है। सैन्य हथियारों से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है इसको भी आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने व्लादिमीर जेलेंस्की से बात करी और इनसे अपील करी कि आप युद्ध जो है इसको रोक दें, आप रसिया से बात करने के लिए रेडी हो जाएं। इस पर जेलेंस्की ने क्या कहा इसको भी हम लोग देखेंगे। बात आती है यहाँ पर रसिया यूक्रेन की। पिछले कई दिनों से इस टॉपिक को मैंने नहीं कवर किया है तो पूरा का पूरा आपको किस्सा बता देते हैं कि अभी चल क्या रहा है। एक्चुअली में रसिया जो है ये यूक्रेन के 15% पर कब्जा कर लिया है। ये क्लेम कर रहा है कि यूक्रेन का ये 2 और रीजन अब ये कब्जा कर चुका है। इसके पहले 2 रीजन ये कब्जा किया था इसी साल, और उससे भी पहले अगर बात करें तो 2014 में इसने क्रीमिया रीजन को कब्जा कर लिया था। लुहांस और दोनेस्क जब शुरुआत में जब इन्वेजन हुआ था उसी टाइम पर फरवरी 2022 में ही जब इन्वेजन शुरू हुआ था उसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद इसने इस पर कब्जा कर लिया था। और अभी रिसेंटली रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि वो मारियोपोल और मेलिटोपोल जो कि दोस्तों जेपोरोजिया का हिस्सा है, इसको, खेरासोन को, इन सब एरिया को भी कब्जा कर लिया है। यानी ओवरऑल कहें अगर यूक्रेन की टोटल 15% जो जमीन है ना वो अब रसिया के हाथों में चली गई है। अब बीच में आपने ये भी सुना होगा कि यूक्रेन भी क्लेम कर रहा है कि हम तो रसिया को खदेड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, युद्ध खदेड़ रहे हैं। अब बीच में सुन रहे होगे, आर्टिकल्स वगैरह आ रही थी बहुत ज्यादा। तो वहां पर क्या हुआ था, वो मामला ये था कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो एरिया है, ये सभी एक्चुअली में लुहांस और दोनेत्स्क के ही बीच में पड़ता है। इसी का ये बड़ा सा दोनेत्स्क है, लेकिन इसी में आधा वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर रसिया ने कब्जा किया है। पूरा तो दोनेत्स्क अभी भी है, ठीक है। ऐसे ही लुहांस के कुछ हिस्सों पर रसिया ने कब्जा किया। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, इस वाले एरिया पर पहले रसियन आर्मी घुस चुकी थी, लेकिन यहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी ने इनको खदेड़ा और वापस भेज दिया। यहाँ पर अब जो एरिया है इसको दोबारा से वापस से यूक्रेन ने ले लिया है। इसी एरिया को लेकर की जो न्यूज बन रही थी, जो आप लोग पढ़ रहे थे कि यूक्रेन जीत रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रसिया जो है इसको कर लिया कब्जे में। एक चीज और ध्यान देना आप, क्रीमिया पर 2014 में ही कब्जा हो गया था, ठीक है ना। चलो यहाँ तो रसिया के हिस्से में रहा करता था और इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। यहाँ पर अजोव सागर है, यहाँ पर ब्लैक सी है और यहाँ से व्यापारिक रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा सहज हो जाते हैं। रसिया से व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से ये बहुत एरिया इंपॉर्टेंट था। और जब ये एरिया भी अब रसिया के कब्जे में आ गया है तो अब इधर से व्यापार करना समझ लो कि बल्ले बल्ले ही हो गई रसिया की, ठीक है। इधर से कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर भी देखो, खेरासोन के पास हल्का हल्का जो जमीन है ना, ये दोबारा से यूक्रेनियन ने वापस ले लिया है, ठीक है। ये एरिया दोबारा से वापस ले लिया है और इतना यहाँ पर एरिया वापस ले लिया है यूक्रेन ने। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध ये आखिर खत्म कब होगा। ये इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, ये इधर इनको पीछे खदेड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि रसिया आएगा 10 दिन 15 दिन में उखाड़ करके चला जाएगा। यूक्रेन कहां पर बचा है, रसिया कितना बड़ा देश, यूक्रेन कितना बड़ा देश, तो आकर के 10-15 दिन का काम है, उसके बाद खत्म करके चला जाएगा रसिया। लेकिन देख रहे हो आप, इतने दिन बीत गए, अभी तक युद्ध चल रहा है। कारण क्या है? कारण है दोस्तों अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। ये लोग चाहते ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो। इसको भी मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं कि क्या कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो। वो सामने से तो आकर के कह रहा है कि रसिया दिक्कत कर रहा है, रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, युद्ध शांत हो जाना चाहिए, लेकिन वो पीछे पीछे इसको भी मजबूत करते ही जा रहा है कि तुम लड़े रहो, ठीक है। हम खुल करके सामने नहीं आएंगे, लेकिन तुम लड़े रहो, वीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर पीएम मोदी जो है ये ग्लोबल लीडर बनकर के सामने यहाँ पर उभरे हैं। अभी आपने देखा मैक्सिको के भी प्राइम मिनिस्टर ने इनके नाम को सुझाव दिया है कि यही आकर के मामला शांत करा सकते हैं। तो इसी को लेकर के अभी ये व्लादिमीर जेलेंस्की से बात किए और व्लादिमीर जेलेंस्की से शांति की अपील करी कि बातचीत से, डायलॉग से ही ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है, डायलॉग से ही आपके यहाँ युद्ध खत्म हो सकता है। यही सेम चीज आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ समिट जो हुआ था, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई थी समरकंद में, उसमें भी जब ये पीएम मोदी जो है व्लादिमीर पुतिन से मिले थे तो उसमें भी इन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, ये युद्ध का जो है ये समय नहीं है, ये समय है विकास का।
इस चीज को लेकर के फ्रांस, अमेरिका वगैरह सब बहुत मतलब बढ़ चढ़ के की बात उठाए थे कि पीएम मोदी ने ऐसे बोल दिया, मुंह पे बोल दिया, ये सब करके, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। मतलब सिंपल सी बात थी, भैया शांति की अपील करते हैं, शांति की अपील, क्योंकि शांति हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि दोनों देश जो है साथ आसानी से चलता रहे, हम लोग का भी जो व्यापार था दोनों देशों से अच्छे से होता रहे। तो इन्होंने इस सब चीजों के बारे में बताया, साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट को नोटिस करवाया कि देखो ऐसा है कि आप ना जो न्यूक्लियर प्लांट है, जेपोरोजिया जो क्षेत्र है, वहां पर उस न्यूक्लियर प्लांट पर भी ध्यान दो, फोकस करो कि उस पर दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, दोनों देश लड़ रहे हो अभी, लेकिन ध्यान दो कि अगर उस पर दिक्कत आ गई, न्यूक्लियर प्लांट पर दिक्कत आ गई, तो वो रेडिएशन जो है वो फैल करके और भयंकर तबाही मचा देगा। दूसरी चीज, अगर न्यूक्लियर पर अटैक हुआ तो फिर जब न्यूक्लियर अटैक होना शुरू ही हो गया तो बदले में कौन कौन सी मिसाइलें दागी जाएंगी, न्यूक्लियर अटैक शुरू हो जाएगा, आगे कहाँ कहाँ तक ये बात पहुंच जाएगी, तो आप समझ ही रहे हो क्या कुछ हो सकता है। तो इसको लेकर के इन्होंने खास चेतावनी दी कि देखो यूक्रेन के जेपोरेजिया रीजन में जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, उस पर खास करके आपको फोकस करना चाहिए, और दोनों देशों को इससे पहले कि इसको कोई इफेक्ट देखने को मिले, आप दोनों देशों को बेंच पर आकर के समझौता कर लेना चाहिए और ये युद्ध खत्म करना चाहिए। ये तो अपील करी पीएम मोदी जी ने, लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की का क्या कहना है? इनका ये कहना है कि हमसे अभी तक रसिया क्यों नहीं बात किया, हम नहीं रसिया से बात करने वाले हैं। रसिया को अगर बात करना है तो वो आए और हमसे बात करें। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे जेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बेसिकली एक मैप है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं यूक्रेन के। ठीक है, साउथ यूक्रेनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके बाद फिर रिवेने न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद फिर खमेंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये एरिया है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये एरिया मैंने आपको दिखाया, जेपोरेजिया वाला जो रीजन है, इसको भी अभी कब्जे में लगभग लगभग ले लिया है यूक्रेन ने। ठीक है, ये वाला एरिया जो है, अब यहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोशिश तो रहेगी ही कि रसिया उसको भी कब्जा कर ले। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है, तो व्यापारिक दृष्टि से मैंने आपको बताया कि इधर से ही जहाजें आती जाती हैं रसिया की। ठीक है, इधर तुर्की वगैरह है, तो व्यापारिक दृष्टि से ये रीजन तो महत्वपूर्ण था ही, साथ ही साथ अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसके अंतर्गत आ गया और भी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कहीं इसके कब्जाने के चक्कर में इस पर अटैक ना हो जाए और रेडिएशन ना फैले। उधर रसिया की जनता, रसिया की पब्लिक भी वहां पर कुछ विरोध भी करती दिखी थी बीच में। ठीक है, जब आपने देखा था कि रसिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब जितनी भी पब्लिक है सबको जागरूक हो जाना चाहिए, सबको तैयार रहना चाहिए एक इमरजेंसी फोर्स के लिए, एक मतलब कि रिजर्व फोर्स के लिए कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर सेना जो है वो उतना संख्या बची नहीं है और कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो इसको लेकर के उन्होंने अपनी पब्लिक को कहा था और वहां पर भगदड़ मच गई थी। बड़ी तेजी से वहां की जो पब्लिक है, जो नहीं लड़ना चाहते थे, वो लोग भगने लगे थे रसिया छोड़ छोड़ करके। तो काफी ज्यादा विरोध भी बीच में देखने को मिला था। यहाँ पर फायदा कौन उठा रहा है? फायदा उठा रहा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। अमेरिका को फायदा क्या हो रहा है? ब्रिटेन को क्या फायदा होगा? ब्रिटेन तो डूब रहा है वैसे ही। अमेरिका को ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है कि इसका हथियार बिक रहा है, और दूसरी बात, ये देश जो है कमजोर हो रहे हैं। रसिया देख रहे हो आप, धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। जब से ये यूक्रेन से युद्ध हुआ और यूक्रेन का युद्ध इतना लंबा खिंचना शुरू हुआ, तो वैसे वैसे रसिया एक्सपोज भी हो रहा है धीरे धीरे, कि जो ग्लोबल पावर बनते थे, अपने आप को ये दिखाते थे, आप देख लो एक छोटा सा देश, आपसे हराया नहीं जा रहा है, इतने देश से आप लड़े जा रहे हो। ये नहीं देख रहे हो कि पीछे से कितने लोग, कितनी ताकतें जुटी हुई हैं यूक्रेन को सामने खड़ा रखने के लिए। ठीक है, उधर रसिया अकेले पड़ा हुआ है, ऊपर से इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। फिलहाल अमेरिका कैसे फायदा उठा रहा है इसको देखो। अमेरिका चाहता है कि एशिया में भी उसकी डोमिनेंस है। आप सिप्री की रिपोर्ट देखते हो जब भी आती है, तो उसमें ये आता है कि एशिया में अगर देखा जाए कि मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन है, तो उस लिस्ट में पता लगता है अमेरिका आ गया है। अमेरिका क्यों आ गया है? क्योंकि अमेरिका तो है भी नहीं एशिया का, लेकिन यहाँ पर इसने बेस कैंप इसने बना रखे हैं अपने, कि वैसे ही ये पावरफुल हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात, इसका काम ही है जो पावरफुल कंट्रीज हैं जहां पर भी हैं, उनको, उनका विरोधी जो है उसको ढूंढो और उसको चढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये देख पाओगे, एशिया का मैप है, ठीक है ना, लगभग एशिया इसमें है। अब यहाँ पर आपको रसिया दिख रहा है, रसिया दिख रहा है, तो रसिया मजबूत है। यहाँ पर एशिया में 3 ही देश सबसे ज्यादा मजबूत है, 4 ऐसे हैं, लेकिन 3 आप कह सकते हो इस दृष्टि से जो युद्ध वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जापान तो पूरा अंडर कंट्रोल में है, और दक्षिण कोरिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो डेवलपमेंट पर ही देखता है। रसिया आप देखते हो मजबूत है, चाइना मजबूत है, इंडिया मजबूत है। ठीक है, अब ये क्या किए अमेरिका वाले, इन तीनों का तोड़ निकाले। रसिया का तोड़ निकाल लिए इधर यूक्रेन। ठीक है, कि यूक्रेन को पूरा सप्लाई करो, और यूक्रेन को अभी आपने देखा
600 मिलियन करके बहुत बार इसने अमेरिका ने इसको सप्लाई किया, सहायता दी। इसके अलावा जितने भी अपने जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सब तो देता ही रहता है। तो यूक्रेन रसिया के लिए क्या किया, यूक्रेन को सपोर्ट किया। इधर इसके बाद चाइना है, चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना का दुश्मन खोजा। कौन है इस टाइम पर, कौन है, ताइवान है। ठीक है, तो ताइवान से अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ताइवान दोस्तों एक प्रकार से व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के उत्पादन के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो अमेरिका को पता था अगर चाइना इस पर कब्जा कर लिया तो फिर सेमीकंडक्टर के लिए उसे भटकना पड़ जाएगा और चीजें महंगी हो जाएंगी अमेरिका में। ठीक है, तो इसको लेकर के उसने अभी, आपको याद होगा, चिप्स पॉलिसी भी लाई थी। चिप्स पॉलिसी भी लाई थी अमेरिका ने कि अब सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन जो है अपने देश में भी बढ़ावा करो, क्योंकि क्या पता चाइना कब कब्जा कर ले ताइवान पर। तो फिलहाल तो ताइवान को लगातार सपोर्ट कर ही रहा है अमेरिका, इसलिए जिससे चाइना को टक्कर मिल सके और चाइना का डोमिनेंस ना हो। 2 देश हो गए। तीसरा देश, अभी आपने ये खबर पढ़ी होगी कि F-16 जो फाइटर जेट है, F-16 जो फाइटर जेट है, इसकी एक और खेप के लिए या इसके मेंटेनेंस के लिए 450 मिलियन डॉलर का सहायता किया है। किसने, अमेरिका ने। किसको, पाकिस्तान को। तो इधर इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को बीच बीच में सपोर्ट करता रहता है। ठीक है, तो मतलब ये चाहता है कि ये देश जो है ना आपस में उलझे रहें। जब आपस में उलझे रहेंगे तो फिर आगे उतना बढ़ नहीं पाएंगे और अमेरिका को पीछे कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर ये देश आपस में उलझे हैं ना, तो उलझने की वजह से फायदा अमेरिका को इस प्रकार से भी होता है कि लेटेस्ट हथियार इसके बिकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट ये लोग मिलिट्री खर्च पर और अपनी सिक्योरिटी पर लगा देंगे। साथ ही साथ बीच बीच में थ्रेट्स भी होते रहते हैं, तो उन पर भी लगेगा ही। आपदाएं जब आती रहेंगी, आतंकवादी गतिविधियां होती रहेंगी, तो उसमें भी लोग लगे ही रहेंगे। तो इसको सबका पूरा का पूरा फायदा अमेरिका को जाता है, क्योंकि हथियार तभी बिकेंगे जब टेंशन बनी रहेगी, जब डर बना रहेगा, जब अपने आसपास के जो देश हैं उनसे टेंशन का माहौल रहेगा और सिक्योरिटी के लिए, थ्रेट्स के लिए आप लोग सिक्योरिटी बढ़ाओगे, तो फिर सामान कहाँ खरीदोगे, सामान इन्हीं से खरीदोगे ना, क्योंकि बाकी देशों पर तो जो रसिया था उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, बाकी जो देश है उन पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जो भी बेच सकते थे। ठीक है, तो एक तो ये ऐसा करता है, दूसरा चीज एक और करता है, ये तेल भी बेचता है। और तेल भी बेचने के लिए क्या करता है कि जो अपने अलायंसेज हैं, अपने साथ कुछ देश जो मिला रखे हैं उन्हीं से खरीदो, बाकी देशों से खरीदोगे तो उस पर भी सैंक्शंस लगा देंगे। जैसे रसिया से नहीं खरीद सकते आप, वेनेजुएला से नहीं खरीद सकते, ईरान से नहीं खरीद सकते। ठीक है, उसी से खरीदो जिनका इनको मंजूरी हो, या तो फिर इनसे खरीदो। तो ये दबाव बनाते हैं, पूरा प्रेशर बनाते हैं। और इस चीज को लेकर के अभी अपने एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने करारा जवाब भी दिया था, जब इन्होंने ये कहा कि हम तो वो F-16 जो फाइटर प्लेन है वो तो इसलिए भेजे हैं जिससे वो आतंकवादियों के जो गतिविधियां होती हैं उसको अपने देश में कम कर सके, उनके खिलाफ यूज कर सके। तो उन्होंने साफ साफ तौर पर बोल दिया था कि देखो ऐसा है, बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आप, मुझे सब अच्छे से पता है कि ये लोग POK में उसका यूज करने वाले हैं और इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ उसका यूज करने वाले हैं। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लो, ये फाइलें हैं जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दी गई हैं, आप इसको देख सकते हो। तो पुख्ता सबूत भी है कि आपका जो ये फाइटर प्लेन है, जो F-16 विमान है जो आप देते हो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, वो पाकिस्तान किस टर्म में यूज किया करता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया जो है ये सामने आ रहा है और इंडिया ये कह रहा है कि देखो ऐसा है कि अगर युद्ध शांत कर लेते हो तो इसी में दोनों की भलाई है, क्योंकि आप जानते हो गेहूं हुआ, ब्रेड हुआ, बहुत सारे बड़े प्रोडक्ट जो हैं वो यूक्रेन सप्लाई करता रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा ये फूड सप्लाई के मामले में इंपॉर्टेंट रहा है। रसिया भी जानते हो, तेल से लेकर गैस पाइपलाइन से लेकर बहुत सारी चीज़ें ये भी सप्लाई किया करता रहता है। और रसिया से इंडिया के रिलेशन भी अच्छे हैं। ठीक है, रिलेशन अच्छे होने के कारण भी हैं, ये जो भाई साहब हैं ना, ये अमेरिका वाले, ये क्या करते हैं कि अगर कोई हथियार बेचते हैं, अपने यहाँ पे इनकी कोई टेक्नोलॉजी रहती है तो उससे 2 पीढ़ी पीछे की टेक्नोलॉजी को ये दूसरे देशों को बेचते हैं। जैसे कि मान लो इनके यहाँ कोई भी फाइटर प्लेन है, वो मान लो 6G कहा गया है, 6वीं जनरेशन कहा गया है, तो ये कहेंगे कि चलो 4 जनरेशन वाला जो है इसको हम बेच रहे हैं, इसको अगर लेना हो तो ले लो। ठीक है, साथ ही साथ ये भी नहीं कहेंगे कि हम आकर के आपके यहाँ बनाएंगे या फिर कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। वहीं रसिया को देखो आप, रसिया देखो ब्रह्मोस 2 बना रहा है भारत के साथ, ब्रह्मोस बनाया उसने। ठीक है, और रसिया साथ में आकर बनाने पर भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हो ब्रह्मोस 2 जो है ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मिसाइल आप सबको पता है केवल और केवल रसिया के पास है, जरकॉन मिसाइल, और दूसरा अब इंडिया के पास होगा। ठीक है, बाकी जो देश हैं अमेरिका, चाइना, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, कहीं जाकर कितनी दूर जाकर गिर रही कुछ अंदाजा भी नहीं है। तो सही अभी सक्सेसफुल टेस्ट किसी और का हो नहीं पाया है, केवल रसिया के पास है। और ब्रह्मोस 2 का भी अभी आने वाला है, जो भी एक
जो कि भी एक होगी हाइपरसोनिक। तो रसिया जो है ये अपने समान पीढ़ी की जो मिसाइलें हैं, जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, ये शेयर करने को राजी रहता है। यही वजह है कि इंडिया और रसिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं डिफेंस के मामले में। वहीं पर अमेरिका जो है अपने से 2 पीढ़ी नीचे भी देता है, प्लस साथ में बन करके साथ में बनाता नहीं है, जिससे टेक्नोलॉजी शेयर ना हो जाए गलती से, ठीक है, जिससे ये हमेशा अपना आधिपत्य बनाए रखे उस देश पर। तो ये सब कारण है। इन सबको देखते हुए इंडिया ने कहा कि फायदा इसी में है कि दोनों देश मान जाओ, दोनों देश शांत हो जाओ, और शांति का एक ही तरीका है कि आप टेबल पर आकर के बैठो और शांति समझौता करो, ठीक है। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ पर मना कर दिए हैं। देखो, यूक्रेन से बातचीत, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं ये बातचीत करने से साफ मना कर दिए हैं, और इन्होंने कहा कि पुतिन को से लेकर के कोई बात अभी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले हमारे पास नहीं आए बात करने। अब देखो ये जिद पर अड़े हुए हैं भाई साहब। फिलहाल ये युद्ध का समय नहीं है वाकई में, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा डाउनफॉल जा रहा है। अमेरिका खुद देख लो, ब्रिटेन का हालत देख लो, ब्रिटेन की हालत कितनी पस्ती हो गई है, वहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ गई है अचानक से। और बाकी भी देश जो हैं वो जूझ ही रहे हैं। श्रीलंका का हालत आपने देखा, बांग्लादेश का भी हालत ऐसे होने वाला है, पाकिस्तान भीख मांगता रहता है, अमेरिका का भी इतना ज़्यादा मंदी चल ही रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि अमेरिका भाई इतना देश, इतना अमीर देश है, तो वो तो अपने आप को स्टेबल कर ही लेगा, लेकिन बाकी देश तो झेल रहे हैं। तो ये सब इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है, ये कहीं और आगे ना बढ़ जाए, कहीं नेक्स्ट लेवल पर ना चला जाए, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति ना आ जाए। इन सबको देखते हुए पीएम मोदी सामने आए और इन्होंने अपील करी कि ये युद्ध का समय नहीं है, दोनों लोगों को शांति समझौता करना चाहिए। फिलहाल ये तो थी हमारी एनालिसिस। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लेना चाहते हैं सीजीएल का कोर्स, तो आपके सामने है, आज दशहरा ऑफर चल रहा है। दशहरा ऑफर के तहत आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस 50% डिस्काउंट के तहत मात्र 249 रुपए में सीजीएल का बैच आप पा जाओगे। कंप्लीट सीजीएल का जीएस बैच है, तो आप इसको लेकर के करंट अफेयर, जीएस, हर एक चीज आप कवर कर पाओगे, ठीक है ना, जीएस सेक्शन का। इसके अलावा कूपन कोड क्या यूज करना है ये ध्यान रखना। कूपन कोड में आपको डालना है 10वीं, ठीक है, DASHMI। 10वीं यूज करोगे कूपन कोड MZT ऐप पर जाकर के, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर जरूर कर देना वीडियो को।